स्टेटमेंट कंक्लूजन। देखो अभी तक अगर मैं बात करूं, जब आप तर्क पढ़ रहे थे तो आप वहां पर तर्क को देख रहे थे, आपको प्रमाण की जरूरत पड़ रही थी कि होगा क्या नहीं होगा। जब आप पूर्व धारणा पढ़ रहे थे तो आप सोच में पढ़ रहे थे कि पूर्व में क्या ऐसी कोई धारणाएं लाई गई होंगी। लेकिन ये बहुत सिंपल है, स्टेटमेंट कंक्लूजन सबसे सिंपल इसलिए है, देखिए स्टेटमेंट यानी कि कथन, और कथन तो हमेशा सत्य होता है, तो ये तो कभी गलत होता नहीं है। तो कथन जो है वो तो हमेशा सत्य होता है, ये तो कभी गलत होता नहीं है। दूसरा पार्ट है कंक्लूजन का, ठीक है। कंक्लूजन मतलब क्या हो गया? निष्कर्ष। निष्कर्ष हम किसको कहते हैं? निष्कर्ष हम कहते हैं रिजल्ट पर पहुंचने को। निष्कर्ष हम किसे कहते हैं? निष्कर्ष हम कहते हैं रिजल्ट पर पहुंचने पर। देखिए दो चीजें हैं, जब आप सिलोजिज्म पढ़ रहे थे तब भी कथन निष्कर्ष पढ़ा था, तो वो था डिडक्टिव फॉर्म, मतलब हमें किसी चीज में से दूसरी चीज को डिडक्ट करना पड़ा था, डिडक्ट मतलब निकालना पड़ रहा था, है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये कंडक्टिव फॉर्म, मतलब पढ़कर के आपको आंसर देना होता है। आप पढ़ेंगे और पढ़कर के आंसर आप दे देंगे, पढ़ेंगे और पढ़कर के आंसर आप दे देंगे। सो कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, निष्कर्ष मतलब कि रिजल्ट। तो एक टू अराइव एट अ रिजल्ट वी हैव टू डू द कैलकुलेशंस, ठीक है। हमें एक निष्कर्ष पर पहुंचना है, एक रिजल्ट पर पहुंचना है। अब रिजल्ट पर पहुंचने के लिए ना तो आपको कोई पूर्व अनुमान लगाना होता है, ना आपको कोई धारणाएं लगानी होती है, ना आपको कोई तर्क लगाना होता है। स्टेटमेंट में जो बात कही गई है क्या उससे निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, इस बात को देखना है। पॉइंट वही है जो परसों समझाए थे कि कौन कौन सी बातों पर बिल्कुल सही होगा। जैसे कोई सजेशन दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट किस लिए दिया जाता है? ताकि लोग ध्यान दें, है ना। भाई अक्षय कुमार से, या फिर मतलब अक्षय कुमार मेरा फेवरेट एक्टर था, अब तो खैर नहीं है क्योंकि अब मूवीज अच्छी नहीं आती, है ना। तो मैं अक्षय कुमार का नाम इसलिए बार बार ले लेता हूँ, ये मैं सोचना कि मैं उनको टारगेट करके नाम लेता हूँ, मैं कौन हूँ, बहुत छोटा इंसान, उनके सामने टारगेट क्या करूंगा। लेकिन अक्षय कुमार का नाम मैं इसे लेता हूँ। जैसे अक्षय कुमार एक ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे एक ऐड करते हैं तो वो क्यों करते हैं ऐड? वो ऐड किसी नॉर्मल पर्सन से भी, मुझसे भी करा सकते हैं, लेकिन नहीं, अक्षय कुमार से ऐड कराए ताकि लोग उस पर ध्यान दें। तो एडवर्टाइजमेंट का सीधा सिद्धांत होता है ताकि लोग उस पर ध्यान दें, इसलिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए। जी मैम आपका गुड मॉर्निंग हमने ले लिया, ठीक है, पढ़ लिया आपका कमेंट, ठीक है। अब करो आंसर, करो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि डबल योर मनी इन 5 months एन एडवर्टाइजमेंट, डबल योर मनी इन 5 months इज एडवर्टाइजमेंट। डबल योर मनी यानी कि 5 महीने में आपको दोगुना पैसा, एक विज्ञापन। जैसे वो 21 दिन में दोगुना कर रही थी ना, यहाँ 5 महीने में हो रहा है। वो 21 दिन में दोगुना कर रही थी, यहाँ पर 5 महीने में हो रहा है। तो क्या आश्वासन वास्तविक है? हो भी सकता है, क्योंकि वो 21 दिन में कर रही थी, थोड़ा डाउटफुल था, ये 5 महीने में कर रहे हैं। 5 महीने में शेयर मार्केट से पैसा दुगना हो सकता है। तो आप मुझे 5 लाख रुपए दो, मैं आपको 5 महीने बाद 10 लाख रुपए दे दूंगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ अगर मैं शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज रखता हूँ। तो आश्वासन कैसा है? वास्तविक है या नहीं है? कंफर्म नहीं है। आश्वासन वास्तविक हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जो ये आश्वासन है वो वास्तविक हो, मतलब ये जो एश्योरेंस है वो जेन्युइन हो, है ना। या ऐसा भी हो सकता है ये फेक हो, फर्जी हो, पैसा लेके भाग जाऊं मैं तुम्हारा, ठीक है, दिखाई भी ना दो दूर दूर तक। तो ये दोनों चीजें हो सकती है, इसमें आश्वासन वास्तविक भी हो सकता है और गैर वास्तविक भी, तो कह नहीं सकते। लेकिन लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़े, इसलिए ही तो ऐसे विज्ञापन दिए जाते हैं। पीपल वांट देयर मनी टू ग्रो, लोग चाहते हैं उनका पैसा दोगुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, रातों रात 4 गुना हो जाए, है ना। तो लोग अक्सर पैसा इसीलिए जो है वो मतलब चाहते हैं कि यार हमारा पैसा जो है ना वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ये दोनों सही है, मतलब दूसरा जो पॉइंट है वो सही है और पहला जो पॉइंट है वो गलत है। तो इसमें केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा। कौन करेगा? इसमें केवल निष्कर्ष 2 जो है वो अनुसरण करेगा, ठीक है। हाँ, जिनका एएलपी का एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट। अभी 9:45 से एनालिसिस भी है, 10 बजे से, मतलब बेसिकली। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताएं। एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 200 थे, इनमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए, ठीक है। मान लीजिए एक टीम है, इंडिया खेल रही है, इंडिया के 200 टोटल बने, कितने बने टोटल? 200। इनमें से 160 जो है वो मान लीजिए किसने बनाए? जड्डू ने और अश्विन ने, जड्डू और अश्विन ने, ठीक है। कह रहा है टीम में 80% स्पिनर थे, तो जरूरी नहीं है ना टीम में 80% स्पिनर हो। ये कहाँ कंफर्मेशन मिल रहा है? अमन एक बात बताओ ना, कंक्लूजन पर जा रहे हो, पूर्व धारणाओं पर नहीं। तुम अपने मन से धारणा मत बनाओ, अपने मन से धारणा मत बनाओ, धारणाएं मत बनाओ, रिजल्ट देखो क्या कंफर्मेशन मिल रही है। क्या यहाँ पर इस कथन के अंदर ये कंफर्मेशन मिल रही है कि टीम में 80% स्पिनर थे? नहीं मिल रही बेटा। तुम धारणा क्यों बना रहे हो? मतलब 11 में से 8 स्पिनर खिलाए, ऐसी धारणा आप क्यों बना रहे हैं? कह रहा है कि शुरुआती बल्लेबाज स्पिनर थे, तो जरूरी नहीं है, हो सकता है कि 5वें और 6ठे नंबर पर आए हो अश्विन और जड्डू, है ना। शुरुआती बल्लेबाज बैट्समैन ही हो और वो आउट होते जा रहे हो, है ना। 0 पर रोहित आउट, 2 रन पर विराट कोहली आउट, 3 रन पर आपके शुभमन गिल आउट, ऐसे करके आउट होते जा रहे हो, है ना। फिर आए हो अश्विन और जडेजा और इन्होंने मारे हो रन दबादब। तो यहाँ पर कहाँ लिखा गया है कि मतलब स्पिनर्स ने बैटिंग की शुरुआत करी? जो ऑप्शन बी दे रहे हैं नीतू, है ना। तो ये गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ आंसर होगा सी ऑप्शन की, ना तो धारणा 1 और ना ही 2 निरत है। सी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, बहुत ध्यान से करिएगा, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कल बताया था गरीबी खत्म करने के आधार पर।
द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजीनियस क्रूड ऑयल। स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। पहले तो तुम मुझे ये बताओ स्वदेशी कच्चे तेल का अर्थ क्या है? स्वदेशी कच्चे तेल का अर्थ ये नहीं है कि जो बाबा रामदेव बना रहे हैं वो हो रहा है ये बात। स्वदेशी कच्चे तेल का मतलब है जो तेल का उत्पादन भारत के अंदर हो रहा है, भारत की सीमाओं में हो रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजीनियस क्रूड ऑयल विद इन द लिमिट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भारत के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब उसकी मान लो डिमांड बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है डिमांड? क्योंकि यार जनता बढ़ रही है ना। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड तो बढ़ेगी, ऑब्वियस बात है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड तो बढ़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि लोग खाना बंद कर देंगे, लोग चलना बंद कर देंगे, है ना? तो ये तो होगी होगी। अब कह रहा है कच्चे तेल का आयात करना चाहिए। बिल्कुल हमें क्या करना चाहिए? इंपोर्ट करना चाहिए। हमें दूसरे देश से अपने देश में मंगाना चाहिए। अगर हम डिमांड अपने देश से पूरी नहीं कर पा रहे तो हम करते भी यही हैं। मान लो किसी साल हमारे देश में कम गेहूँ होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम विदेश से मंगाते हैं। हम डिमांड को पूरा करने के लिए, है ना? हमने सैटरडे को क्लास लिया था बेटा, कल नहीं लिया था क्लास, सैटरडे में लिया था। ठीक है, तो हम इंपोर्ट करते हैं। कह रहा है घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। घरेलू मांग कम करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि गरीबी को खत्म करने के लिए गरीबों को खत्म करना पड़ेगा। अगर हम डिमांड कम करना चाहते हैं तो हमें पॉपुलेशन कम करनी पड़ेगी। पॉपुलेशन कम करने के लिए लोगों को निपटाना पड़ेगा। एकदम से तो पॉपुलेशन कम नहीं हो पाएगी। समझ रही हो बात? स्वाति, तो यहाँ पर केवल और केवल पहला वाला सही है, दूसरा सही नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल जो है वो पहला वाला सही है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ अगले में क्या कह रहा है, करो जल्दी से। गई है एक तरीके क्वेश्चन मैंने कहा क्या आप पीपल हु स्पीक टू मच अगेंस्ट डाउरी आर दोज हु हैव टेकन इट देमसेल्व्स। जो लोग दहेज के खिलाफ बहुत अधिक बोलते हैं वे लोग हैं जिन्होंने इसे स्वयं लिया था। अब देखो तुम्हारा तो कथन सत्य है ना, तुम्हें इससे मतलब ही नहीं है। तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुमने दहेज लिया या नहीं लिया, तुम्हें तो कथन पर ध्यान देना है। ठीक है, तुम्हें अपने से मतलब नहीं, तुम्हें कथन पर ध्यान देना है। ठीक है, ये कहना आसान है और करना मुश्किल है, बिल्कुल सही बात है। किसी भी चीज को, ये इसका कहने का अर्थ क्या है? मतलब लोगों ने दहेज लिया है और वही आज दहेज के खिलाफ बोल रहे हैं दहेज नहीं लेना चाहिए। इसका कहने का अर्थ यह है कि कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना कथित करत आसान, ठीक है, पर उसको अपनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाला जाएगा। पूर्व धारणा ही नहीं है, निष्कर्ष है ना? कहना बहुत आसान था, करना बहुत मुश्किल। लोगों के दोहरे मापदंड होते हैं, कहना कुछ और करना कुछ। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, है ना? लोगों के दोहरे मापदंड होते हैं। लोग कहेंगे अरे दहेज लेना पाप है, दहेज लेना गलत है, लेकिन खुद कहेंगे अरे ले आओ जी, हमारा लड़का सरकारी लग गया है, वो 50 लाख की शादी करेंगे हम तो। ठीक है, हमारी लड़की सरकारी लग गई है तो हमें आईएएस चाहिए। दहेज दोनों तरफ से लिया जाता है, ये मत सोचना कि लड़का ही दहेज लेता है, दहेज लड़कियां भी लेती हैं, है ना? लड़कियां भी अपना फ्यूचर सेव करती हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां बेरोजगार लड़के से शादी कर लें। एक सरकारी लड़की कभी बेरोजगार लड़के से शादी नहीं कर सकती, लेकिन एक बेरोजगार लड़का एक सरकारी लड़का एक बेरोजगार लड़की से शादी करता है। क्यों करता है? जब मुझे दहेज मिल जाएगा, तो वो दहेज थोड़ी हुआ, वो तो सौदा हुआ। मैं दहेज मानता ही नहीं आज के टाइम में। आज के टाइम में दहेज होता ही नहीं है। दहेज कुछ नहीं है सौदा। क्या है? सौदा। एक दूसरे से सौदा करते हैं, लड़कियां लड़कों का, लड़के लड़कियों का। भाई सरकारी लड़की है तो वो क्या देखती है कि भैया मुझे अब अगर मैं सरकारी टीचर बन गई हूँ ना तो मुझे अपने से ऊपर चाहिए, वो भी सरकारी चाहिए, प्राइवेट नहीं करूंगी। प्राइवेट वाले से कौन शादी करेगा? इसकी नौकरी का पक्का नहीं, कब लकीर है कब छूट जाए। ठीक है, तो बेटा वो श्रद्धा वो लव मैरिज में, अरेंज में कोई नहीं करती। ठीक है, अरेंज मैरिज कोई लड़की नहीं करती। बेरोजगार लड़के से अरेंज मैरिज कोई लड़की नहीं करती। लव मैरिज बात अलग हो गई, है ना, कि भैया अंधा प्रेम है तो फिर करना पड़ेगा, वो बात हो गई। लेकिन अरेंज मैरिज कोई नहीं करती। माता पिता ले आए ना एक बेरोजगार लड़का सरकारी लड़की के सामने, है बेरोजगार से कर रही हूँ मैं शादी, मैं कमा रही हूँ 60,000 रुपये महीने, इसे इसका खर्चा और उठाना पड़ेगा। लड़के भी, लड़कों के साथ भी यही है। लड़के भी क्या देखते हैं फिर जब लड़के भाई ढूंढने जाते हैं लड़कियां, अजी देखो हमारा लड़का सरकारी है, हम जो है जी इतने लाख रुपए की करेंगे शादी। तो ये तो सौदा चल रहा है आज के टाइम में। आज के टाइम में दहेज नाम की चीज खत्म हो चुकी है, सौदागर हो चुके हैं लड़के वाले भी लड़की वाले भी। ये सीधी सीधी बात है। ठीक है ना? अभी देखो समझने ना समझने वाली बात तो अलग है, ये तो बहुत डीप टॉपिक हो जाएगा, फिर ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए। तो इसमें दोनों ही धारणाएं बिल्कुल, मतलब दोनों ही निष्कर्ष जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसको गलत मत करना कोई भी। ठीक है, इसको कोई भी गलत मत करना, ध्यान से करो जल्दी से। भारत में गरीबी की समस्या पर ध्यान केंद्रित करती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ओनली वर्ड जो दिया है, एकमात्र शब्द जो दिया है वो स्टेटमेंट के अंदर दिया है। स्टेटमेंट हमेशा सत्य होता है। इसका मतलब 1950 से 1980 तक भारत में केवल एक ही पुस्तक थी जो भारत की गरीबी पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही थी और उस पुस्तक का नाम था जेड। अब निष्कर्ष पढ़िए, 1950 से पहले गरीबी, ऐसा थोड़ी था कि 1950 से पहले गरीबी नहीं थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं थी। ये गलत क्यों है? अक्सर खान बताओ ना, साक्षी मौर्य, सी ऑप्शन बताओ क्यों गलत, मतलब बी ऑप्शन गलत क्यों है दूसरा वाला? कर रही थी तो मतलब और कोई किताब अवेलेबल होगी ही नहीं, तभी तो वो एकमात्र किताब थी। समझी बात को? तो यहाँ पर सेकंड वाला फॉलो करेगा, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताएं कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, करें। अब ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है।
Prime Minister emphatically stated that his government will make every possible effort for the upliftment of poor farmers and farmhands. कह रहा प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। बात को ध्यान से सुनिएगा। अभी बता रहा हूं सैफ, रुक जाओ। जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषकों के उत्थान के लिए, किसानों और कृषकों की ही बात हो रही है, यानी कि जो कृषि करते हैं, खेती करते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। कह रहा गरीब किसानों और खेतियार किसानों को छोड़कर अन्य सभी को विकास के फलों का लाभ मिला। अन्य सबों की तो बातें नहीं की गई, कंक्लूजन है ये, है ना? ये क्या है? कंक्लूजन है। ये कोई भी वो नहीं है, पूर्व धारणा नहीं है ना? हम ये विचार नहीं करेंगे, हो सकता है भैया कि बिजनेसमैनों को लाभ मिला हो, किसानों को ना मिला हो, है ना? तो कंक्लूजन की बात हो रही है, पूर्व धारणा तो नहीं हो रही। हम विचार करके तो आंसर नहीं देंगे। फिर कह रहा है कि समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए, तो ये भी गलत है। अब एक बात बताओ, अगर हम ये बोलें कि हमारे देश में सारा डेवलपमेंट 2020 में आया, 2021 में आया, 2022 में आया, क्या ना गलत होगा? इसका एक मूलतः एग्जांपल देता हूँ। आपकी आज जो परिस्थिति है, क्या वो परिस्थिति आपने अपने आप बनाई? मतलब चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, इट डजंट मैटर। मतलब आपकी परिस्थिति अगर आज आप मोबाइल से पढ़ पा रहे हो, तो क्या वो मोबाइल आप स्वयं खरीद लाए? नहीं। उस या आप अच्छे घर में रहते हो, आज एक पक्के घर में रहते हो, तो क्या वो तुमने स्वयं बना लिया? नहीं। ठीक है? तो क्या वो स्वयं बना लिया या नहीं बना लिया? है ना? तो अब यहाँ पर परिस्थिति क्या होती है, यहाँ पर परिस्थिति ये बताता हूँ मैं, जैसे आपके दादा थे, परदादा थे। आपके परदादा ना पक्का, अगर आप किसान हो, अगर आप जो है वो गाँव क्षेत्र से हो, है ना? अभी बता रहा हूँ श्रद्धा, 1 मिनट रुक जा, एक्सप्लेन कर दूँ मैं इस बात को, नहीं तो भूल जाऊँगा। अगर आप गाँव क्षेत्र से हो, तो वहाँ पर आप पहले छप्पर पे ही रहते थे, है ना? कच्चे घर में रहते थे। फिर वो दादा ने कहीं उस पर टीन शेड पड़वाए, पिताजी ने उस पर लिंटर पड़वाया। अब तुम्हारा कर्तव्य है, तुम उसमें पत्थर लगवाओ। तो मतलब ये क्या है, एक श्रृंखलाबद्ध प्रयास चल रहे हैं। एक परिवार के अंदर छोटे से लेके बड़े तक प्रयास चले आ रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं हो सकता डायरेक्टली कि भाई तुमने एकदम से, तुम बहुत रेयर होगा कि तुम अमीर हो गए, वही लॉटरी लग गई। लेकिन उसके लिए श्रृंखलाबद्ध प्रयास होंगे। ऐसे ही तो हमारा देश भी है ना? ऐसे ही हमारा देश भी है। तो देश में श्रृंखलाबद्ध प्रयास होना बहुत ज़रूरी था। ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद ही सारे प्रयास किए गए, है ना? 1947 से लेकर के 2024 तक प्रयास चले आ रहे हैं और आगे भी चले आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर एम्पैथेटिकली स्टेटेड दैट हिज गवर्नमेंट विल मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट पुअर फार्मर एंड फार्मर्स। इसका मतलब है कि सरकार जो है वो केवल किसानों के लिए काम नहीं कर रही है। सरकार जो है किसान के अलावा और सबके लिए काम भी कर रही है, बट उसके लिए मेंशन नहीं किया गया। तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट्स गलत है ना? तो यदि ना तो 1 और यदि ना तो 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है? हाँ जी। श्रद्धा ने कमेंट किया, पुष्पा ने उसपे बहुत इंटरेस्ट लिया, है ना? और अमन ने भी बड़ा मज़े ले लिए सबने। पहले जो मैं पढ़ा रहा था ये इंपॉर्टेंट था या उस बात का आंसर देना इंपॉर्टेंट था? वो तो आंसर मैं रुक करके भी दे देता ना इस क्वेश्चन के बाद। लेकिन सर आपकी पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। हमें तो श्रद्धा ने जो कमेंट किया उसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ, तो मैं बता देता हूँ, है ना? कि मैंने क्या बोला, दहेज नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं मेरे हिसाब से, है ना? ये तो सब टेक एंड गिव है। दूसरी चीज़, मेरी शादी के टाइम ये हुआ था कि भैया एंगेजमेंट में और जो रिसेप्शन है उसमें जितना खाने-पीने का खर्चा होगा वो मैं कर दूँगा और शादी में जितना खाने-पीने का खर्चा होगा वो मैडम के घरवाले कर देंगे, बस। इतना डिसाइड हुआ था और यही हुआ था, इसके अलावा कुछ नहीं, है ना? क्योंकि मेरे पास पहले से सब था, मेरे पास गाड़ी पहले से थी, ठीक है? और मेरे पास घर पहले से है, उस घर में सामान भी सारा पहले से है, तो मुझे ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ी नहीं कि मैं माँगने जाऊँ कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे सामान चाहिए, है ना? ये डिसाइड हुआ था कि एंगेजमेंट और उस रिसेप्शन का खर्चा जो होगा वो हम करेंगे और शादी का जो होगा वो मैडम कर देंगे, बस। लेकिन ये तुम पढ़ लो पहले, है ना? इंटरेस्ट ले रहे थे तुम उन चीज़ों में। ओनली वाला बता रहा हूँ सिर्फ, अभी 1 मिनट रुक जाओ। ये लोग भुलवा देते हैं ना फालतू की इधर-उधर की बातें ला करके। मेन मुद्दे से इधर-उधर भटक जाते हैं। खुशी मैं अभी भी ऐसे ही हूँ, पढ़ लिया। कह रहा है द परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम शेयर्ड बाय द टॉप 10% ऑफ हाउसहोल्ड इज इन इंडिया इज 35%। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अगर तुमने इसका आंसर दे दिया, तुम दोगे तो तब जब तुम सोच पाओगे। तुम इतना सोच ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम इतनी इकोनॉमिक्स पढ़ते ही नहीं हो। अच्छा, कौन वितरित करता है? पुष्पा बताएगी इसका आंसर, क्योंकि पुष्पा ने पिछले क्वेश्चन में बहुत मजे ले रही थी। पुष्पा मुझे इस बात का आंसर दे कि भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित की जाती है। कौन करता है भारत में आय वितरित? जल्दी बताओ। बहुत मजे आ रहे थे ना तुम्हें पिछले क्वेश्चन में? अब बताओ मुझे कि राष्ट्रीय आय जो है वो कौन वितरित करता है? बताओ भाई। इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना तुम लोग? जल्दी से इसका आंसर दो। और श्रद्धा बताएगी इसका आंसर। पुष्पा और श्रद्धा, ये 2 लड़कियाँ आंसर देंगी इसका। राष्ट्रीय आय कौन वितरित करता है? जल्दी बताओ। नहीं भाई साहब, आज तुम्हारे घर फ़ोन लगाऊँगा दोनों के। यही बोल देता हूँ पीएम से। इन दोनों का नाम नोट करके इनका नंबर निकाल के रखना, क्लास के बाद इन्हें कॉल करनी है दोनों के। नहीं सॉरी नहीं, मुझे आंसर बताओ कि कौन वितरित करता है आय? पढ़ते हो तुम लोग? जल्दी बता श्रद्धा, कौन वितरित करता है आय? अरे आय वितरित करी नहीं जाती यार, आय थोड़ी ना वितरित की जाती है। ऐसा थोड़ी ना है कि सरकार आय वितरित करती है या फिर जो कोई आयोग बनाया हुआ है। क्वेश्चन को तुम ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे, समझ नहीं रहे, मैं वही तो बोला मैंने। तुम जब ध्यान से समझोगे ही नहीं तो होगा कैसे? क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम शेयर्ड बाय टॉप 10% ऑफ हाउसहोल्ड इन इंडिया 35%। मतलब भारत में शीर्ष 10% परिवारों द्वारा साझा की गई राष्ट्रीय आय का 35% है, जैसे अंबानी, अडानी, है ना? ये वाली चीजें। तो अब वहां पर कह रहा है 10%।
ऑफ हाउसहोल्ड। फॉर एग्जाम्पल भारत में 100 लोग रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल भारत में कितने लोग रहते हैं, 100% रहते हैं। इनमें से क्या रहा है, 10% लोग, 10% लोग मतलब 10 लोग, मतलब 10 लोग जो है भारत में, वो 100 रुपए हमारी आय है, आय भी कितनी है, 100 रुपए, उस 100 में से 35 रुपए ले जाते हैं। ये समझ लो, वैसे तो आज के टाइम में अगर हम और इसको एक्सप्लेन करें तो 3 से 4% ही लोग हैं, ठीक है। मतलब वो साफ कह रहा है कि 10% हाउसहोल्ड जो है वो 35% ले जाते हैं, यानी कि 10 लोग जो है वो 35 रुपए लेके चले जाते हैं। अब बचे कितने लोग, 90 लोग, ठीक है। अब बचे कितने लोग, अब बचे 90 लोग, क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ो, अब बचे 90 लोग, अब ये 90 लोग 65 रुपए लेके जा रहे हैं। अब ये कोई वितरित थोड़ी ना कर रहा है, ये क्वेश्चन के हिसाब से देखो ना, मौसमी की बात यहाँ नहीं आ रही है, या क्वेश्चन को देख लो, ये आय जो है वो वितरित थोड़ी ना कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना मोदी जी जा रहे हैं अंबानी को पैसा देने, भैया अंबानी पे पैसा है, वो पैसा लगा रहा है, पैसे से पैसा बना रहा है, तुम ले लो ना कॉन्ट्रैक्ट। अभी एक दिन मैंने वो देखा पोस्ट कि अडानी ने जेवर एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट लिया, तुम ले लो, मैं भी दे सकता था, मुझ पे पैसा होता तभी तो लेता, है ही नहीं पैसा तो लूंगा कहां से, या मुझे ला करके कोई पैसा दे दे, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, तो भाई तुम ले लो वो। तो यहाँ पर इनकम कौन जारी करता है, राष्ट्रीय आय कौन बनाता है, वो मैटर नहीं कर रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो कि भाई 10% परिवारों के द्वारा राष्ट्रीय आय का 35% साझा किया जाता है, मतलब 10% हाउसहोल्ड जो है वो इंडिया में 35% आय ले जाते हैं, बाकी 90% पर जो 65% है वो बचती है, ठीक है। जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो आबादी के कुछ हिस्सों में धन की एकाग्रता होती है, ये बात बिल्कुल सही है। यही तो क्वेश्चन में निष्कर्ष निकल रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है ना, तो हमारी जो आय की वितरितता है वो समान रूप से नहीं है, और वो कोई कर नहीं रहा, वो अपने आप हो रही है, जिस पे पैसा है वो पैसा बना रहा है, पैसे से पैसा बना रहा है, पैसे से पैसा बना रहा है ना। अडानी को मोदी जी ने पैसे दिए, कितनी तुम्हारी गलत अच्छी सोच है। अडानी कोई आज नहीं बना, 2014 में पैदा नहीं हुआ था अडानी कि उसको मोदी जी ने पैसे दिए होंगे, है ना। अडानी बिजनेसमैन है 1990 से, तो 1990 से 2014 तक कौन पैसे दे रहा था उसको, तुम दे रहे थे या मैं दे रहा था, है ना। ये निकलो इन सब चीज़ों से, पढ़ाई मतलब मैं कहता हूँ ना इसीलिए कि पढ़ो, नॉलेजेबल पर्सन बनो, ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन बनना ज़रूरी है। ये व्हाट्सएप मीडिया और ये इंस्टाग्राम मीडिया और ट्विटर मीडिया से बाहर आओ। कल वहाँ पर एक केस हो गया, कहाँ पर, संभल में, ठीक है, हाईकोर्ट का आदेश था कुछ, और उस पर वो विवाद हुआ, 3 युवा उसमें पुलिस के द्वारा जो है गोली से मतलब निबट गए। अब एक बात समझो, क्या कोई नेता का लड़का मरा है आज तक? नहीं। क्यों कूदते हो तुम कूदते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें कुदाया जाता है, कोई नेता का लड़का नहीं जाता। तो इसलिए कहता हूँ पढ़ो लिखो, पढ़ा लिखा बनो, पढ़ा लिखा तुमसे बना नहीं जा रहा, ठीक है, छोड़ो, खैर उस बात पे हम नहीं जा रहे क्योंकि वो अलग मुद्दा हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय समान रूप से वितरित की जाती है? नहीं, वितरित नहीं की जाती, है ना। वो धन की एकाग्रता ऐसे ही बढ़ती है, अगर मुझ पे पैसा है तो मैं पैसा बनाऊंगा, अगर मुझ पे पैसा है तो मैं पैसा बनाऊंगा, अगर मुझ पे आज 1 करोड़ रुपए होते हैं, नहीं होते तो मैं उसे शेयर मार्केट में लगा करके 2 करोड़ बनाता, ठीक है। तो पैसे से पैसा बनता है, वो वितरित की नहीं जाती, वितरित हो जाती है अपने आप। तो यहाँ पर पहला सही है, मुद्दा अलग हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, ऑप्शन ए इसका आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है प्लीज, और कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट ना करें, पढ़ाई पर फोकस करें, आप क्लास में पढ़ने आए हैं, अन्यथा आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोल दिया इसलिए अमरजीत के लिए, अमरजीत गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, ब्लॉक हो जाओगे अपने आप से, मैं नहीं भी करूंगा तब भी हो जाओगे, क्योंकि पीडब्ल्यू की ऐप में कुछ वर्ड्स बैन है, जो बैन वर्ड्स हैं वो यूज करते ही आप अपने आप हो जाते हो 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए। एआई बहुत अच्छा है पीडब्ल्यू का। कह रहा राज्य एक्स के मंत्रिमंडल ने राज्य में दूध की खपत से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए, क्योंकि सरकारी समितियां और सरकारी डेयरियां उपलब्ध दूध का उपयोग करने में विफल रही। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द कैबिनेट ऑफ स्टेट एक्स टुक सर्टेन टैकल द मिल्क ग्लट इन द स्टेट एज कोऑपरेटिव एंड गवर्नमेंट डेयरीज फेल्ड टू यूज द अवेलेबल मिल्क। अब यार इस बात को समझना, फेल टू यूज द अवेलेबल मिल्क, उपलब्ध दूध का उपयोग करने में विफल रही। उपलब्ध दूध का उपयोग करने में विफल रहने का मतलब क्या है, दूध ज्यादा था या कम था, बताओ भाई। उपलब्ध दूध का उपयोग करने में विफल रहने का मतलब क्या है, दूध ज्यादा था या कम था, बस इतना बता दो, मैं समझ जाऊंगा आपका दिमाग कितना चलता है। क्यों भाई, फेल टू यूज द अवेलेबल मिल्क, जो अवेलेबल मिल्क है उसका यूज करने में हम फेल हो गए, तो मतलब दूध ज्यादा था या कम था, बस इतना बता दो, क्वेश्चन का आंसर आ गया। प्लीज निकिता, अनुराग, संजय, शिखा, कम था। कम दूध का अवेलेबल, कम दूध का यूज करने में क्या दिक्कत है? अरे जब दूध ज्यादा होगा तभी तो उसका जो है हम यूज नहीं कर पाए, उपयोग नहीं कर पाए, कम दूध का तो उपयोग हो ही जाएगा। कम है कि हमारे पास दूध ज्यादा था, है ना, मतलब कि आवश्यकता तो जो होगी उससे ज्यादा अधिक दूध मिल रहा है, इसीलिए तो हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। डिमांड है 10 लीटर की और पैदावार हो रही है 100 लीटर की, है ना, समझे बात को। इसीलिए मैंने कहा तुम्हारी बुद्धि का अंदाजा यहीं से हो जाता है मुझे कि तुम क्या सोच रहे हो।
तो ये तो बिल्कुल बात सही हो गई। दूसरे में क्या है, स्टेट एक्स में सरकार और सहकारी डेयरियां ऐसे अतिरिक्त दूध को संभालने के लिए संसाधनों और प्रौद्योगिकी के मामले में सुसज्जित नहीं है। सुसज्जित नहीं है, बिल्कुल ये इनकी फेल्योर ही तो दर्शा रहा है। यहाँ पर साफ कह रहा है यार विफल रही। विफल का मतलब होता है फेल्योर, विफल का मतलब होता है फेल्योर, फेल्ड। अब विफल तभी तो रही क्योंकि जो कंपनी है, जो सरकारी डेयरियां हैं, वो उसके पास संसाधनों की मतलब औद्योगिक है ही नहीं, विफल हो गई ना वो। विफल कब होते हैं, जब हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स ना हो। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर होगा भाई। क्या होगा, ऑप्शन डी। हिंदी में तो समझ आ गया था, इंग्लिश वालों को नहीं आया था। कह रहा दिस बुक जेड, दिस बुक जेड मतलब केवल एक जेड नाम की किताब है, ये किताब है ना, ये क्या है, ये किताब है जेड नाम की। इज द ओनली, ये केवल अकेली है जो फोकस करती है अटेंशन, किस पर अटेंशन देती है, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की समस्या पर इन इंडिया बिटवीन 1980 एंड 1950। मतलब ये एकमात्र किताब है जो, ये ओनली बुक है जो फोकस करती है, वो ध्यान देती है किस पर, अटेंशन करती है किस पर, भारत की गरीबी पर। कह रहा है देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी बिफोर 1950, मतलब 1950 से पहले गरीबी नहीं थी। ऐसा थोड़ी ना गरीबी नहीं थी कि 1950 में हम गरीब हुए एकदम से। 1949 तक हम सब बहुत अमीर थे, हम सब पे करोड़ों अरबों रुपए हुआ करते थे, हमारे दादा परदादा भाई साहब सोने की ताली में खाते थे। 1950 में हम एकदम गरीब हो गए, सोना सब जमीन निकल गई, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, है ना। कह रहा नो अदर बुक डील विद पॉवर्टी इन इंडिया ड्यूरिंग 1950, यही तो बोल रहा है भाई साहब। कह रहा है कि दिस बुक जेड इज द ओनली विच फोकस अटेंशन टू प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, यानी कि और कोई तो किताब थी नहीं ना, नो अदर बुक इज अवेलेबल, यही तो कर रही थी, यही तो कर रही थी। अरे प्रभु, मिल्क की खपत, खपत मतलब होता है किसी चीज का यूज कर लेना, है ना। पानी की खपत मतलब ये पानी है, अब इसको खत्म कर लूं मैं, इसकी खपत हो रही है। तुम्हारी हिंदी भी कमजोर है, तुम्हारी इंग्लिश भी कमजोर है, समस्या ये है। समस्या ये नहीं है तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है, समस्या ये है कि तुम्हारी हिंदी भी कमजोर है। तो ये दूसरा भी सही था, ठीक है, सही है भैया, इंग्लिश वाले जो थे। चलो इसका आंसर दो। इंग्लिश ऑल्सो, बट इफ यू आर आस्किंग दैट, मतलब जो मैनेजर था वो सचिन को ह्यूमिलेट करता है, ह्यूमिलेट मतलब अपमानित करता है। तो प्रबंधक ने अपने सहयोगियों की उपस्थिति में सचिन को अपमानित किया। ह्यूमिलेटेड का मतलब होता है अपमानित करना, यानी कि किसी की बेइज्जती करना या किसी को डांटना। ह्यूमिलेट करने का मतलब डांटना भी होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि द मैनेजर डिड नॉट लाइक सचिन, प्रबंधक को सचिन पसंद नहीं था। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, मे बी सचिन मेड अ ब्लेंडर मिस्टेक, सचिन ने कोई ऐसी मिस्टेक करी हो जिसकी वजह से मैनेजर ने उसे डांटा हो। तो मैनेजर डिड नॉट लाइक सचिन, मैनेजर डिड नॉट लाइक सचिन इज नॉट दैट एक्यूरेट, है ना, सचिन पसंद नहीं था, ये तो बिल्कुल गलत होगी बात। कह रहा है कि सचिन वाज नॉट पॉपुलर विद हिज कलीग, सचिन अपने साथियों के साथ लोकप्रिय नहीं था। इसके बारे में भी स्टेटमेंट में नहीं बताया कि दैट सचिन इज पॉपुलर और नॉट, है ना, मे बी आइदर सचिन इज पॉपुलर और मे बी आइदर सचिन इज नॉट पॉपुलर, कोई दोनों चीजें हो सकती है। लेकिन पॉपुलर नहीं था इस वजह से डांटा हो, ये तो चांस नहीं है ना, इस वजह से ह्यूमिलेट किया हो, इस वजह से उसे सुनाया हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पर दोनों ही धारणाएं गलत हैं। तो इसका मतलब यदि ना तो एक नाइदर वन नॉट टू फॉलो, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर बनाए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर बनाए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। रंजीत आज आप आज ही क्लास में आए हो क्या भाई? चलिए तो करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो करिए इस क्वेश्चन का आंसर। सर नमस्कार सर, अभी क्लास में था, 10 मिनट में कर रहा हूँ। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, ये क्या कह रहा है। कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स हैज रिसेंटली अनाउंस्ड सेवरल कंसेशंस एंड ऑफर्ड अट्रैक्टिव पैकेज टूर्स ऑफ फॉरेन विजिटर्स। मतलब एक कोई कंट्री एक्स है, उसने बहुत सारे पैकेज अनाउंस किए हैं, किसके लिए, टूरिस्ट के लिए, तुम्हारे लिए। कह रहा देश एक्स की सरकार ने हाल ही में कई रियायतों की घोषणा की और विदेशी आगंतुकों के आकर्षक पैकेज की पेशकश की। अब ये जो गवर्नमेंट, ये कंट्री एक्स कौन सी है, ये एक्स कंट्री दो ले लो, एक बार ले लो थाईलैंड और एक बार ले लो पाकिस्तान, एक बार ले लो थाईलैंड और एक बार ले लो पाकिस्तान, दो कंट्री ले लो, एक थाईलैंड कंट्री ले लो, एक पाकिस्तान कंट्री ले लो। अब देश में अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक आएंगे। पाकिस्तान कह रहा भाई साहब मैं तुम्हें फ्री में घुमाऊंगा, फ्री में खिलाऊंगा, फ्री में रहवाऊंगा, तुम आ जाओ मेरे देश में, बस जाओगे। हाँ देश एक्स की बात की गई है, कोई भी देश हो सकता है ना, कोई भी देश हो सकता है। पाकिस्तान है, वो कह रहा भैया तुम प्लीज आ जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम फ्री में आ जाओ, मैं तुम्हें ऐसा टूर पैकेज दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे, फ्री घुमाऊंगा, फ्री लेके आऊंगा, फ्री वीजा दूंगा, फिर भी जनता नहीं जाएगी यार, कि ज्यादा टूरिस्ट जाएंगे फ्री के लिए कहीं भी चले पाकिस्तान। लेकिन वही चीज थाईलैंड, थाईलैंड वाले कह दें कि भैया हम 50% ऑफ दे रहे हैं सारी चीजों में, तो दौड़े दौड़ी जाएगी भाई साहब जनता, भारत की नहीं दूर की। तो दोनों में अलग अंतर है। तो यहाँ पर क्या है ना, देश एक्स लिखा है। तो अब यहाँ पर उस सरकार के द्वारा जो है वो घोषणाएं की गई, जो रियायतें दी गई, रिलैक्सेशन दिए गए, उससे जरूरी नहीं है कि वहां पर अधिक लोग आएंगे, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। मतलब दोनों ही पॉसिबिलिटीज है कि आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, है ना, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, दोनों ही सही है। कि देश एक्स की सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गंभीर है, बिल्कुल सरकार तो गंभीर है, अब वो लोगों पर डिपेंड करते हैं लोग आएंगे या नहीं आएंगे, है ना। कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स सीम्स टू बी सीरियस इन अट्रैक्टिंग टूरिस्ट, गवर्नमेंट तो सीरियस है,
है ना? गवर्नमेंट इज़ मच सीरियस। अब लोग आएँगे या नहीं आएँगे इट डज़न्ट मैटर, ये पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट इज़ सीरियस। सरकार तो सीरियस है उस देश की। सरकार चाहती है वहाँ लोग आएँ। अब लोगों का आना, ना आना वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर दूसरी जो है वो इसका आंसर होने देने की नहीं हो रही थी। खान व्हाई आर यू मैं समझाऊँगा, अब एग्ज़ाम्पल भी ना समझाऊँ दूसरे देश को लेकर के। क्यों ना समझाऊँ भाई? फोकस यहाँ पर देश एक्स की बात हो रही थी, वो देश कोई भी हो सकता है। वो श्रीलंका भी हो सकता है, कौन खिलाएगा वहाँ श्रीलंका में खाना? तो ये हमें समझ नहीं आया। अब समझना ज़रूरी है या फिर इधर-उधर की बातें ज़रूरी है? ठीक है, चलो तो फिलहाल आज का सेशन इतना ही रखते हैं और